Okay, so what I'm just repeating again. See, this is the okay. This is open channel spillway or chute spillway. So what is it? Actually, it's a RCC structure which includes the inlet. This is the inlet of water from the reservoir. Somewhere here is reservoir, and then from this water will flow through some gradient, through some slope, and it will pass somewhere here into the low stream area, or you can say downstream area. So what are their major component of this channel spillway, open channel spillway? Inlet, outlet, okay, and then this slope. Okay, so if we'll see into the detail of this structure, see, it is again I informed you, जैसा मैं आपको बता रहा था कि इसके जो मेजर कंपोनेंट है, इनलेट, वर्टिकल कर्व सेक्शन which is started just after the inlet, and then steep slope over which flood will flow, and then outlet. So such kind of open channel spillway is used for the higher flow, or you can say high overflow fall, and this is economical in terms of construction, in terms of material. So it is much economical than the other what we have discussed, that is drop inlet. ये सस्ता है उनसे, जो इसके पहले हमने जो बात किए थे ड्रॉप इनलेट स्पिलवे की जो बात कर रहे थे, जिसमें वर्टिकली कंड्यूट के थ्रू वाटर फ्लो हो रहा था, तो उसके कंपैरिजन में ओपन शूट स्पिलवे बहुत कॉमन भी है एग्रीकल्चरल फील्ड के लिए, जनरल सेक्टर में, और बनाना भी बहुत आसान है। और इसका ये अधिकतर वहां पर बनाए जाते हैं जहां पे फॉल ड्रॉप जो है, जो ड्रॉप है वाटर का, वो 3 से 6 मीटर के आसपास होता है, और एज वेल एज ये हाई डिस्चार्ज कैपेसिटी फ्लो कर सकता है डाउन स्ट्रीम एरिया में। ठीक है, जैसा मैं इकोनॉमिकल की बात कर रहा था, तो यस, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव देन दी ड्रॉप स्पिलवे, और ये एक रन ऑफ कैरियर का भी काम कर सकता है। जैसे किसी फील्ड में ज्यादा रन ऑफ है और उस रन ऑफ को आपको बाहर करना है, तो ये परमानेंट स्ट्रक्चर्स के टाइप है जिनको सिर्फ रिजर्वायर या डैम में ही नहीं, इनको जनरल फील्ड में रन ऑफ को कैरी करने के लिए, रन ऑफ को कन्वे करने के लिए भी इंस्टॉल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका था ओपन चैनल। सर, तो 3 to 6 मीटर वाला 3 to 6 मीटर क्या? सर वही वाले समझ नहीं आया, ड्रॉप। ओके, जस्ट मिनट, आई एम कमिंग टू दैट। जस्ट मिनट, आई एम टेलिंग यू। सी, मैं उस फिगर के अलावा मैं इसको दूसरे फिगर में आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, ज्यादा बेटर वे में आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये देखिए, ये है आपका ओपन शूट स्पिलवे। ठीक है, ये इधर फ्लो है, रिजर्वायर में पानी है। ठीक है, यस सर। बेसिकली हम इसको बार बार मैं उसको वाटर कह रहा हूँ, बेसिकली इट्स अ फ्लड, क्योंकि जब हैवी अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो करना है आपको किसी एरिया से, तो कहीं कहीं पर हम टर्मिनोलॉजी रन ऑफ यूज करते हैं, कहीं कहीं पर फ्लड यूज करते हैं। बेसिकली यू कैन से इट्स अ फ्लड। ओके, सो व्हेन फ्लड विल पास फ्रॉम द रिजर्वायर, फ्रॉम द इनलेट, सो this is, if you say this is zero, this is constructed as zero height, so at डाउन स्ट्रीम में ले जाने के लिए, ये जो डाउन स्ट्रीम में यहाँ जा रहा है आउटलेट से, ये कितना नीचे है, मतलब अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन यहाँ से इसको हटा देता हूं, अगर मैं ये देखूं कि आप पानी कितना नीचे फेंक रहे हैं, यहाँ ऊपर था पानी, ठीक है, और इस जगह से पानी कितना नीचे आ रहा है यहाँ पर फ्लो होके, ये टोटल हाइट हो गई उसकी। ठीक है, तो ये जो हाइट है, ये कहा जा रहा है कि ये 3 से 6 मीटर ड्रॉप हाइट होती है। ठीक है, यस सर। डन, ओके, यस सर। गुड क्वेश्चन। ठीक, चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें ये देखिए कि
ओपन शूट स्पिलवे में क्या क्या मेजर कंपोनेंट्स हैं? इनलेट, आउटलेट और ये स्टीप स्लोप जिसके कारण पानी नीचे आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर एक वर्टिकल कर्व रहता है, एक वर्टिकल सेक्शन रहता है, उसको हम ऑगी कर्व, ये एक टाइप का कर्व है, अदरवाइज उसको आप वर्टिकल सेक्शन नाम दे सकते हैं। तो ये 4 मेजर कंपोनेंट होते हैं ओपन चैनल स्पिलवे के: इनलेट, vertical section, and then steep slope area, and then outlet. So just imagine if water or if flood will flow at this certain point through this section, and then it will attain some kinetic velocity, higher kinetic velocity it may attain, and then it will go here. So there is a possibility of further soil erosion. मतलब इतने हाइट से पानी गिरेगा और स्लोप के कारण जब वो नीचे नीचे आता जाएगा तो आप देखेंगे कि उसकी स्पीड में और उसकी काइनेटिक गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी। तो अब ये पानी आके यहाँ गिरेगा तो जब तक आपका एप्रॉन है तब तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद आगे जहां डेसिपिएट होना है ये वाटर को, फ्लो को, वो वहां पर गली एरोजन क्रिएट कर सकता है। ठीक है ना? हाँ, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये वाटर तो नीचे आ गया एक एलिवेशन से, लेकिन ये आउटलेट के समय हम यहाँ एक काफी बड़ा सा, जैसा मैं आपको पहले वाले सेक्शन में जहां ड्रॉपलेट बताया था कि एक पानी को ऐसे फैला के, मतलब विंग लगा के बाहर की तरफ डिस्पर्स किया जाता है, फैलाया जाता है, तो उसी तरीके से इसको मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, माउस दिख रहा है मेरा आप लोग को? यस सर। ओके, ये देखिए, तो पानी फ्लड यहाँ से आया, यहाँ आके ये इतने एरिया में, इतना जो पूरा एरिया यहाँ उसकी वेलोसिटी कम हो गई, स्टोर हो गया, और फिर उसके बाद धीरे से सेफ वेलोसिटी के साथ इसको डाउन स्ट्रीम में इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, तो ये इसका मेजर फंक्शन है आउटलेट का। डन? ओके, इसकी एडॉप्टेबिलिटी और लिमिटेशन वही जो आपको अभी मैंने समझाया कि एडॉप्टेबिलिटी वही जहां पर वाटर फॉल हाइट या ड्रॉप हाइट आपकी 3 से 6 मीटर की है। दूसरा आरसीसी स्ट्रक्चर्स है, तो इजी टू बिल्ड है, इजी टू कंस्ट्रक्ट है, आप आराम से इसको बना सकते हैं। आप या जो भी आपके लोकल वेंडर्स हैं, लोकल मिस्त्री हैं, वो सब आराम से बना सकते हैं। ग्रेडियंट्स आराम से, एज वेल एज ओपन चैनल है, ओपन चैनल है, शूट सिस्टम है, तो किसी भी फॉरेन मटेरियल से चोक होने की संभावना आपकी कम है। ठीक है, हाँ लेकिन क्योंकि ये स्ट्रक्चर काफी स्टीप है, स्लोप ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं जब आप इसके बेस बना रहे होंगे तो वहां पर अधिक से अधिक कॉम्पैक्शन की जरूरत है, सो दैट वाटर के कारण या फर्दर लोड पड़ने के कारण आपका डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि अगर फील्ड कॉम्पैक्ट नहीं होगी, हार्ड नहीं होगी, तो कल को ये स्ट्रक्चर धंस सकता है, तो उसके कारण आपके ग्रेडियंट्स में जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ वाटर है वो डिस्टर्ब होगी, जिसके कारण टर्बुलेंस क्रिएट होगा और ये स्ट्रक्चर्स को डैमेज हो सकता है। कंपोनेंट्स जैसा मैं बता रहा था आपको, इनलेट, कंड्यूक्ट एंड आउटलेट। तो इनलेट 3 टाइप के होते हैं: स्ट्रेट इनलेट, ओपन चैनल के लिए खासकर स्ट्रेट इनलेट जिसमें पानी सीधे सीधे आता है, नीचे ड्रॉप हो जाता है। दूसरा है साइड चैनल और बॉक्स टाइप। तो जनरली बॉक्स टाइप यूज्ड होता है खास करके जहां पर स्ट्रेट टाइप इनलेट सफिशिएंट नहीं होते हैं। कभी कभी स्लोप डायरेक्शन जो है आपको स्ट्रेट नहीं मिल पा रही है, तो उस जगह पर आप बॉक्स टाइप इनलेट को यूज कर सकते। कंड्यूक्ट का काम यही था कि कंड्यूक्ट जो है इसमें, बाकी जैसे आपने ड्रॉप इनलेट में देखा था कि वो एक पाइप था, कंड्यूक्ट जो था पाइप था वो पूरा कवर था। यहाँ पर जो कंड्यूक्ट है, जो स्टीप फ्लो वर्टिकल सेक्शन वाला फ्लो है, वो ओपन है, इसलिए इसको ओपन चैनल स्पिलवे कहते हैं। और ये जो ओपन चैनल है वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ट्रेपेजोइडल भी हो सकता है, दोनों में जो भी इजिली कंस्ट्रक्टेड किया जा सकता है उसको बनाया जा सकता है। और जो आउटलेट है वो हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है कि जो वाटर की काइनेटिक एनर्जी आ रही है टॉप से, उसको रिड्यूस करना ही है। वो रिड्यूस करेंगे, उसको डेसिपिएट करेंगे। उस डेसिपिएशन के बाद, उस डिक्रीजिंग ऑफ वेलोसिटी के बाद ही आप आउटलेट से वाटर को सेफ वेलोसिटी के साथ डाउन स्ट्रीम में मिक्स करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा मेजर पर्पस है गली एरोजन को कंट्रोल करना।
फिर इसके बाद आता है हमारा परमानेंट अर्दन डैम, अर्दन चेक डैम। ये गली के रास्ते में या गली के रास्ते में, या कह लीजिए आपकी डैम, ये काइंड ऑफ डैम है। रिजर्वायर से जो पानी निकल रहा है उसके रास्ते में बीच बीच में एक आरसीसी के स्ट्रक्चर्स बना के खड़े कर दिए जाते हैं, तो जो वाटर है वो वहां पर रुकता है और उसके ऊपर से फिर वाटर हार्वेस्ट होके आगे फ्लो होता है। तो सॉइल डिपोजिशन होता है, साथ ही साथ वाटर हार्वेस्टिंग होती है। तो इस टाइप के कुछ स्ट्रक्चर, साथ ही साथ इससे जो वेलोसिटी है स्ट्रीम की, जो फ्लो वेलोसिटी है वो भी मिनिमाइज होती है इससे। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स थे जो हम बात कर रहे थे गली कंट्रोल के लिए। तो आपको ये समझना आवश्यक है कि जो हम गली कंट्रोल, जो ये हमने टॉपिक कवर किया पिछले 3 से 4 ऑनलाइन क्लासेस में, गली कंट्रोल मेजर्स में, इसमें आपको ये समझाया गया है कि गली कंट्रोल, पहले तो गली बनती कैसे है, जिसके 4 स्टेप्स आपको समझाए गए हैं कि फॉर्मेशन स्टेज, फिर फॉर्मेशन के बाद डेवलपमेंट, हीलिंग और देन फाइनल स्टेबलाइजेशन स्टेज तक कैसे गली फॉर्म होती है। और फिर इन केस अगर गली बन जाती है कहीं पर ड्यू टू हाई फ्लो ऑफ रन ऑफ, ड्यू टू हाई टेरेन कंडीशन हो, ड्यू टू हाई स्लोप, या किसी भी कारण से ज्यादा ढलान के कारण, ज्यादा रिजर्वायर से पानी बाहर की तरफ ज्यादा स्पीड से आ रहा है, या ज्यादा रेनफॉल के कारण, तो इसके कारण अगर गली फॉर्म होती है और वो गली फॉर्म हो चुकी है ऑलरेडी, उसकी कुछ विड्थ और कुछ डेप्थ सर्टेन फिक्स हो चुकी है, तो वो आपकी फील्ड का लॉस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजों को रोकने के लिए हमने इस टॉपिक में ये कवर किया कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं कि आपकी कंडीशंस के हिसाब से, आपके रीजन के हिसाब से, आपके पॉकेट के हिसाब से कौन से बायोलॉजिकल मेजर्स आप अडॉप्ट कर सकते हैं या मैकेनिकल मेजर्स अडॉप्ट कर सकते हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि बायोलॉजिकल मेजर्स को स्टैब्लिश होने में कम से कम 6-7 महीना, 8 साल, 2 साल लग, 7-8 महीने या 1-2 साल लग सकते हैं, क्योंकि ये वेजिटेशन के ऊपर है। जब तक वेजिटेशन ग्रो नहीं होगा गली में, जब तक गली ग्रास्ड वाटरवेज में कन्वर्ट नहीं होगी, there may be a problem of soil erosion as well as formation of gully. तो ऐसी चीज को रोकने के लिए बायोलॉजिकल है और मैकेनिकल है। बायोलॉजिकल आपने पढ़ा कि सॉर्ट बॉटम और भी जो टेक्निक्स थे उनमें आपने पढ़े क्या किया जा सकता है। गली में आप मैकेनिकल कंट्रोल में आपने ये पढ़ा कि स्ट्रक्चर्स जो है वो लकड़ी से भी बनाए जाते हैं, कुछ श्रब्स भी लगाए जा सकते हैं रास्ते में, कुछ झाड़ियां भी लगाई सकती हैं गली के रास्ते में, और धीरे धीरे उनसे उनसे बना के, जैसे लॉग्स चेक डैम आपने देखा, आपने प्लैंक डैम देखा कि रास्ते में लकड़ी लगा के, लॉग लगा के वाटर की वेलोसिटी को रोका गया। ये कुछ मैकेनिकल कंट्रोल थे। फिर हम, जैसा आज आप देखते हैं कि आज अधिकतर जो घर हैं, अर्बनाइजेशन की तरफ अगर हम देखें तो अधिकतर जो घर हैं वो सीमेंट के होते हैं, आरसीसी स्ट्रक्चर से बने होते हैं। तो वही कंसेप्ट हमने यहाँ पर भी किया कि गली में अगर हम परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना दें, ऑब्वियसली इनकी ऑफकोर्स इनकी कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होगी, लेकिन ये लॉन्ग समय के लिए, लंबे समय के लिए आपके लिए कारगर उपाय होंगे। तो इसमें हमने स्पिलवे के टाइप्स पढ़े, जिसमें अगर किसी रिजर्वायर में या डैम से जब वाटर फ्लो हो रहा है, फ्लड फ्लो हो रहा है आगे की तरफ, तो उस फ्लो से भी चांसेस ऑफ गली एरोजन है। उस वो जो फ्लो बाहर की तरफ आ रहा है, डाउन स्ट्रीम में आ रहा है, ये कह लीजिए कि डाउन जो पानी नीचे की तरफ आ रहा है, तो वो भी देयर इज अ चांस ऑफ सॉइल एरोजन एज वेल एज गली एरोजन। तो उसको स्टॉप करने के लिए फ्लड को सेफ वेलोसिटी के साथ फील्ड पर डिस्पोज करने की जरूरत है। तो उसके लिए हमने देखा कि जो स्पिलवे है वो कारगर सिद्ध होते हैं। तो उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने पढ़ा। कुछ ड्रॉप स्पिलवे हैं जो डायरेक्ट वर्टिकल, जो डैम के अंदर, रिजर्वायर के अंदर से ही लगे होते हैं और अंडरग्राउंड होते हुए बाहर की तरफ पानी छोड़ देते हैं। आप जनरली डैम पे भी कभी जाएंगे तो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं। फिर आपने देखा कि ओपन शूट स्पिलवे, ओपन चैनल स्पिलवे भी हैं, जिनसे रिजर्वायर या बड़े बड़े तालाबों के पानी को फील्ड की तरफ भेजा जा सकता है, डाउन स्ट्रीम एरिया की तरफ भेजा जा सकता है। तो इस तरह से ये टॉपिक खत्म होता है, गली कंट्रोल एरोजन, जिसमें मैकेनिकल और बायोलॉजिकल प्रैक्टिसेस की बात की। और अब आपको कोई कंफ्यूजन हो और कोई चीज ना समझ में आई हो तो आप बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे या फोन कर सकते हैं, जैसा भी।
तो ये था अभी तक। आपको कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए।